स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी ढांचे में मुनाफाखोरी रोधी प्रावधान किस उद्देश्य से शामिल किया गया है? ए, यह सुनिश्चित करना कि व्यवसाय उपभोक्ताओं से एमआरपी से कम कीमत वसूले। बी, व्यवसायों को मंदी की स्थिति में जाने से रोकना। सी, यह सुनिश्चित करना कि कर दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को मिले। डी, व्यवसायों को दोहरे कराधान से बचाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मुनाफाखोरी रोधी प्रावधान वस्तु एवं सेवा कर ढांचे में मुनाफाखोरी रोधी प्रावधान को कर कटौती से होने वाले लाभ को ग्राहकों तक पहुंचाने हेतु शामिल किया गया है। इससे सुनिश्चित होता है कि किसी भी वस्तु या सेवा की आपूर्ति पर कर की दर में होने वाली कोई कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ वस्तुओं की कीमतों में उचित कमी के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सके। इस प्रावधान द्वारा यह अनिवार्य किया गया है कि व्यवसायों को इन लाभों को दर्शाने के लिए अपनी कीमतों को समायोजित करना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो कि उपभोक्ताओं को जीएसटी सुधारों का अपेक्षित लाभ मिल सके। अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। की शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह तब होता है जब अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार अलग अलग दर पर होता है। 2, इस अवधारणा की उत्पत्ति पहली बार महामंदी के दौरान हुई थी। 3, इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र में सुधार प्रारंभ हो जाता है जबकि अन्य क्षेत्र में संघर्ष जारी रहता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। के आकार इकोनॉमिक रिकवरी। के आकार की रिकवरी तब होती है जब अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र भिन्न भिन्न दरों, समय या परिमाण पर मंदी से उबरते हैं। अतः कथन 1 सही है। यह अवधारणा पहली बार वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान सामने आई थी। कोविड-19 महामारी से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में रिकवरी दर खंडित और असमान रही है। अतः कथन 2 सही नहीं है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र में सुधार होने लगता है जबकि अन्य क्षेत्र में संघर्ष जारी रहता है। इससे अमीर लोग और अधिक समृद्ध हो जाते हैं जबकि शेष व्यक्ति पीछे रह जाते हैं। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, सीबीडीसी एक वैध मुद्रा है जो केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल रूप से जारी की जाने वाली संप्रभु कागजी मुद्रा के समान है। 2, यह मौजूदा मुद्रा के बराबर विनिमय योग्य है और इसे भुगतान के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाएगा। 3, सीबीडीसी में अंतिम उपयोग को जोड़कर धन को प्रोग्राम करने की संभावना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी यह एक केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी की जाने वाली कानूनी मुद्रा है। यह संप्रभु कागजी मुद्रा के समान है। अतः कथन 1 सही है। यह मौजूदा मुद्रा के बराबर विनिमय योग्य है और इसे भुगतान के माध्यम, कानूनी निविदा तथा मूल्य के सुरक्षित भंडार के रूप में स्वीकार किया जाएगा। अतः कथन 2 सही है। सीबीडीसी के पास अंतिम उपयोग को बांधकर पैसे को प्रोग्राम करने की संभावना है। उदाहरण के लिए बैंकों द्वारा कृषि ऋण को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है कि इसका उपयोग केवल इनपुट स्टोर आउटलेट पर किया जाए। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई द्वारा विचाराधीन टोटलाइजर मशीनों का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? ए, यह प्रत्येक उम्मीदवार के लिए वोट का संचय योग प्रदान करने के लिए विभिन्न मतदान केंद्रों से वोटों का योग करता है। बी, यह मतदान के प्रारंभिक रुझानों के आधार पर चुनाव के परिणाम का पूर्वानुमान करता है। सी, यह मतदाता की पहचान गुप्त रखने हेतु विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में प्राप्त वोटों को एकीकृत करता है। डी, यह अन्य सरकारी डेटाबेस के साथ क्रॉस चेक करके मतदाता सूचियों की सटीकता की पुष्टि करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। टोटलाइजर मशीन। ये मशीनें कई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के वोटों को एकीकृत करती हैं जिसका उद्देश्य मतदाता की पहचान गुप्त रखना और बूथवार मतदान पैटर्न की पहचान करने से रोकना है। इस मशीन की सहायता से 14 बूथों के वोटों को एक साथ गिना जा सकता है जिसका उद्देश्य मतदाताओं को चुनाव से पहले किसी भी प्रकार की धमकी और चुनाव के पश्चात उत्पीड़न से बचाना है। वर्तमान में ईवीएम के माध्यम से किए गए वोटों की गिनती प्रत्येक बूथ के आधार पर की जाती है। इसे बेंगलुरु स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और हैदराबाद स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में इस समिति का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए तंत्र को मजबूत और संस्थागत बनाना है। 2, आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में एफएसडीसी उपसमिति का गठन किया गया है। 3,
इसके सदस्यों में केवल आरबीआई और सेबी के प्रमुख शामिल हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी एफएसडीसी केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में इस समिति का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, अंतर नियामक समन्वय में वृद्धि करने और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए तंत्र को मजबूत तथा संस्थागत बनाना है। अतः कथन 1 सही है। आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में एफएसडीसी उपसमिति का गठन किया गया है। एफएसडीसी के सभी सदस्य उपसमिति के सदस्य भी होते हैं। अतः कथन 2 सही है। इसके सदस्यों में वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के प्रमुख, वित्त सचिव अथवा आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, स्टील स्लैग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसमें धातु ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में होते हैं जिन्हें मूल्यवान अंतिम उत्पादों में बदला जा सकता है। 2. इसकी बड़ी भार वहन क्षमता के कारण इसका उपयोग सड़क आधार सामग्री में बजरी की तरह ही किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्टील स्लैग में धातु ऑक्साइड और अन्य उपयोगी खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं जिन्हें मूल्यवान अंतिम उत्पादों में बदला जा सकता है तथा इससे अपशिष्ट को न्यूनतम किया जा सकता है। अतः कथन 1 सही है। यह जल के साथ प्रतिक्रिया करके कठोर हो जाता है तथा इसका हाइड्रोलिक गुण समय के साथ इसकी शक्ति को बढ़ाता है। इसकी अधिक भार वहन क्षमता के कारण इसका उपयोग सड़क निर्माण सामग्री में बजरी के समान ही किया जाता है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक मार्केट में फ्रंट रनिंग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए. किसी कंपनी की आगामी वित्तीय रिपोर्ट के बारे में आंतरिक सूचना के आधार पर व्यापारों को निष्पादित करना। बी. किसी सार्वजनिक घोषणा के तुरंत बाद स्टॉक खरीदना या बेचना जिसका स्टॉक मूल्य पर प्रभाव पड़ता है। सी. एक दलाल या एजेंट जो स्टॉक मूल्यों में अनुमानित उतार चढ़ाव से लाभ कमाने के लिए ग्राहक के ऑर्डर से पहले अपने खाते पर ऑर्डर निष्पादित करता है। डी. स्वयं के लिए कीमत को प्रभावित करने के प्रयास में पेनी स्टॉक में बड़े ऑर्डर देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फ्रंट रनिंग जिसे टेल गेटिंग के नाम से भी जाना जाता है, बाजार में हेरफेर का एक रूप है। यह किसी भेदिया अथवा दलाल, डीलर या कर्मचारी द्वारा किसी स्टॉक या वित्तीय उपकरण में किया जाने वाला व्यापार है जिसके पास भविष्य के लेन देन के बारे में आंतरिक सूचना होती है जो उसके मूल्य को प्रभावित करेगी। फ्रंट रनिंग को एक अनैतिक प्रथा माना जाता है क्योंकि दलाल या डीलर अपने ग्राहकों को सूचना उपलब्ध कराने से पहले ही उसके आधार पर समता में व्यापार करते हैं। एक फंड मैनेजर या दलाल किसी बड़े ऑर्डर से पहले प्रतिभूतियों को खरीदता या बेचता है या उसी या संबंधित वायदा या विकल्प अनुबंध में किसी आसन्न लेन देन पर वायदा या विकल्प की स्थिति लेता है। अतः कथन सी सही है। अगला प्रश्न है, नैनो कंपोजिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह 2 या 2 से अधिक सामग्रियों का संयोजन है जिनमें से कम एक नैनो मटेरियल या नैनो सामग्री है। 2. इसका उपयोग उत्प्रेरण, ऊर्जा भंडारण, सेंसर, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोमेडिकल क्षेत्रों, कोडिंग्स और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नैनो कंपोजिट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा एक नया धातु या मेटल ऑक्साइड नैनो कंपोजिट विकसित किया गया है जिसका उपयोग पर्यावरण की स्वच्छता के लिए सतत प्रौद्योगिकियों के रूप में किया जा सकता है। नैनो कंपोजिट 2 या 2 से अधिक सामग्रियों का संयोजन है जिनमें से कम एक नैनो मटेरियल या नैनो सामग्री है। अतः कथन 1 सही है। नैनो कंपोजिट का उपयोग उत्प्रेरण, ऊर्जा भंडारण, सेंसर, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव चिकित्सा क्षेत्र, कोडिंग्स और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकता है। अतः कथन 2 सही है। गुवाहाटी में स्थित विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान है। अगला प्रश्न है, अराकू कॉफी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में अराकू घाटी में उगाया जाता है। 2. इसे कुर्ग अरेबिका, वायनाड रोबस्टा, चिकमगलूर अरेबिका और बाबा बुदनगिरीस अरेबिका सहित भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अराकू कॉफी आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में अराकू घाटी में उगाई जाती है जो पूर्वी घाट में स्थित है। अतः कथन 1 सही है।
इस कॉफी में चॉकलेट, कारमेल और सूक्ष्म फल अम्लता का विशिष्ट स्वाद है। इसे विविध कृषि वानिकी प्रणाली में उगाया जाता है। मुख्य रूप से जैविक कृषि विधियों का उपयोग करके इसकी खेती की जाती है। इसे आदिवासी किसानों और सहकारी समितियों द्वारा उगाया जाता है तथा यह स्थायी आजीविका एवं सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में मदद करता है। अराकू कॉफी को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें कैफे डी कोलंबिया प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ रोबस्टा पुरस्कार भी शामिल है। अद्वितीय गुणों के लिए इसे वर्ष 2019 में भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त हुआ। GI टैग प्राप्त करने वाली अन्य भारतीय कॉफी में कर्नाटक से कुर्ग अरेबिका, वायनाड रोबस्टा, चिकमगलूर अरेबिका, बाबा बुदन गिरीस अरेबिका और केरल में मानसून मालाबार रोबस्टा शामिल है। कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, प्रशांत चंद्र महानुबोलिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। 2. वे भारत के पहले योजना आयोग के सदस्य थे और विज्ञान में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 29 जून 2024 को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया, जो कि प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद और अनुप्रयुक्त वैज्ञानिक प्रोफेसर प्रशांता चंद्र महालनोबिस की जयंती है। कथन 1 सही है। सांख्यिकी दिवस 2024 का विषय निर्णय लेने हेतु डाटा का उपयोग या यूज ऑफ डेटा डिसीजन मेकिंग है। यह दिवस देश के विकास के लिए सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका तथा महत्व के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 2007 से मनाया जा रहा है। इस दिन ई सांख्यिकी डेटा पोर्टल और सेंट्रल डेटा रिपोजिटरी का शुभारंभ किया गया। प्रशांता चंद्र महालनोबिस को महालनोबिस दूरी और सांख्यिकीय माप की अग्रणी के रूप में जाना जाता है। वह भारत के पहले योजना आयोग के सदस्य थे और वर्ष 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विज्ञान में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऑपरेशन जिब्राल्टर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? A 1947 से 1948 का भारत पाकिस्तान युद्ध, B 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, C 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, D 1999 का कारगिल युद्ध। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अगस्त 1965 में शुरू किया गया ऑपरेशन जिब्राल्टर एक गुप्त पाकिस्तान समर्थित गुरिल्ला हमला था। इसका उद्देश्य भारत विरोधी भावनाओं को भड़काना और कश्मीर में भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह को भड़काना था। इसे जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के मेजरों के नेतृत्व में प्रशिक्षित और अच्छी तरह से सशस्त्र मुजाहिदीन तथा रजाकारों की कई टुकड़ियों को घुसपैठ कराने के लिए विकसित किया गया था। इसने शत्रुता की शुरुआत का संकेत दिया और अंततः एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध किया। अतः विकल्प B सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। गलील क्षेत्र जो कभी कभी समाचारों में आता है कहाँ स्थित है? A इजराइल, B फ्रांस, C दक्षिण अफ्रीका, D श्रीलंका। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।